नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाला एक बार फिर से प्रीवियस ईयर का सोल्व पेपर, जिसमें करेंगे बिहार स्टेट का क्लास 9 और क्लास 10 का क्वेश्चन, है ना। जिसमें सोशल साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 7/9/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर का सोल्व पेपर, जो सोशल साइंस का क्वेश्चन होंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल, है ना। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था, जिसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, है ना। समुद्री मार्ग के क्या क्या था? खोज किया था। 17 मई 1498 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने केरल राज्य के कालीकट तक वो क्या क्या था? पहुंचा था, है ना। केरल केरल राज्य के कालीकट तक वो क्या क्या था? पहुंचा था। कालीकट पहुंचा था। उस समय जो वहाँ का शासक था उनका क्या नाम था, है ना। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि वहाँ का शासक क्या था, तो उनका नाम था जामोरिन। क्या नाम था? जामोरिन, है ना। जो वो वास्को डी गामा का क्या क्या था? वो स्वागत किया था। वास्को डी गामा अगर बात करें तो सबसे लास्ट बार वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था? तो 1524 ईस्वी में। 1524 ईस्वी में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अब वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है। यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा? यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अरबों से। क्या हो जाएंगे? अरबों से। दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार चीन वासियों ने किया था। सबसे पहले दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार चीन वासियों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में, है ना। उस समय 1765 में क्या था कि 1765 ईस्वी में अमेरिकी उपनिवेश में क्या था? कर्तव्य अधिनियम 1765 के रूप में जाना जाता था। 1765 के रूप में जाता था। 1765 के बाद 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय, रोगन आदि उपभोक्ताओं वस्तुओं पर क्या किया? कर लगा दिया गया, है ना। वो क्या किया? कर लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो रहे हैं? कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई। 4 जुलाई फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 14 जुलाई, है ना। क्या है कि 14 जुलाई फ्रांस की क्रांति की शुरुआत थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और ये 14 जुलाई 1789 को फ्रांस क्रांतिकारियों के
बास्तिल के कारागृह के फाटक तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया गया था। और उस समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक की बात करें तो लुई, है ना, ये भी पूछा जाता है, जिसमें फ्रांस में ये हुई थी, फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, उसमें वहाँ का शासक कौन था? तो लुई 16वां। इसका कई क्या हो जाएंगे? लुई 16वां, है ना। लुई 16वां का कथन क्या है कि मैं ही राज हूँ और मेरा शब्द ही कानून है ना। किसने दिया था? लुई 16वां के द्वारा। अगला देखिए, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो इसका सही क्या हो जाएंगे? उत्तर पादरी। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी। द्वितीय स्टेट की बात करें तो इसके अंतर्गत कुलीन आते थे। क्या? कुलीन वर्ग के लोग। प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग, और तृतीय स्टेट में हो जाएगा जनसाधारण वर्ग के लोग। ठीक है, ये तृतीय स्टेट में आ जाएंगे, थर्ड में। अगला क्वेश्चन देखिए, मीन कैंप किसकी रचना है? मीन कैंप किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, हिटलर। हिटलर ने मीन कैंप की आत्मकथा है, जो 1920 ईस्वी में जेल में रहकर, है ना, 1920 ईस्वी में जेल में रहकर ये क्या किया था? आत्मकथा की रचना किया था। अगला देखिए, बिस्मार्क की बात करते हैं। बिस्मार्क, ये जो बिस्मार्क था, इसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। कौन सा पुस्तक है? BD 1873 से 76, 1873 से 76 के बीच बिस्मार्क के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी है? नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो इसका हो जाएगा समाजवाद। नाजीवाद समाजवाद का विरोधी था, क्योंकि हिटलर का विचार नाजीवाद विचारधारा कहलाता था। हिटलर का विचार था जो नाजीवाद विचारधारा कहलाता था। हिटलर जो था जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का क्या बना था? सदस्य बना था। और उसने क्या किया? यहूदियों को विरोध करना शुरू कर दिया था, है ना। यहूदी कार्य विरोधी करना क्या कर दिया था? हिटलर ने शुरू कर दिया था। द्वितीय विश्व में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे हिरोशिमा, है ना। हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। कब गिराया गया था? 6 अगस्त। इसका क्या हो जाएंगे? 6 अगस्त 1945, है ना। 6 अगस्त 1945 में। नागासाकी की बात करें तो नागासाकी पे कब बम गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 पे ये दूसरे बम गिराया गया था, है ना। ये दोनों कहाँ पे है? जापान में है। जापान, ये दोनों कहाँ पे स्थित है? जापान में है। 9 अगस्त को गिराया गया था बम, उसका नाम था लिटिल बॉय। उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय। ठीक है, अगला देखिए, सॉरी, 9 अगस्त का गिराया गया था, उसका नाम था फैट मैन। उसका नाम क्या क्या था? फैट मैन। और 6 अगस्त का गिराया गया था, उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूस जापान का युद्ध कब हुआ? रूस और जापान का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1905 में।
रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था? 1904 या 5 में माना जाता है ना। 1904 से 5, रूस जापान का युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध है जो कितने वर्षों तक चला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्षों तक। इसकी शुरुआत हुई थी 28 जून 1914 में, है ना। 28 जून 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। 11 नवंबर 1918 में ये समाप्त हो गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर 1999। 24 दिसंबर 1999 को गुड फ्राइडे के पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा चर्च और औपनिवेशिक प्रतीक पर हमला किया था। गुड फ्राइडे के दिन, गुड फ्राइडे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अंगूरात्पादन। क्या बोलेंगे? अंगूरात्पादन, यानी हम इसको बीटी कल्चर भी बोलते हैं। बीटी कल्चर, बीटी कल्चर। ठीक है, बीटी कल्चर। अंगूर की खेती को बीटी कल्चर बोलते हैं। उसके बाद रेशम की कीट को सेरीकल्चर बोलते हैं, है ना। रेशम के कीट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं, है ना। अगला देखिए, डैश को धान के रूप में जाना जाता है। डैश को धान के रूप में जाना जाता है। किसको है जो धान के रूप में जानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल को धान के रूप में जाना जाता है। इसका क्या हो जाएगा? चावल को धान के रूप में जाना जाता है। चावल को उत्पादन करने वाला प्रथम देश की बात करें तो अभी कौन है? चाइना, है ना। प्रथम देश हो जाएंगे चावल में, फर्स्ट की क्या हो जाएंगे? चाइना, चीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है ना। देखिए आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे चीन, है ना। अभी हम लोग ये क्वेश्चन बता रहे थे, इसका सही उत्तर क्या है? चीन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? तो इसका सही हो जाएंगे यूएसए। वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है तो यूएसए। विकसित देशों वाणिज्यिक कृषि में महत्व अधिक दिया जाता है। अमेरिका में नकदी फसलों में जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, चुकंदर, ये सारे बागवानी फसल जो ये क्या है में कहवा प्रमुख है। अमेरिका में खाद्यान्न फसलों में गेहूं सर्वप्रमुख माना जाता है। अमेरिका मक्का उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान है। मक्का के उत्पादन में अमेरिका है जो प्रथम स्थान माना जाता है। अगला है कि इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गन्ना, है ना। गन्ना की फसल आम तौर पे लगभग 8 से 9 महीने में की अवधि लग जाती है। गन्ना की लगभग 8 से 9 महीने की क्या लगती है? अवधि लग जाती है। भारत में गन्ना के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है ना। सबसे ज़्यादा मील की बात करें तो महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा मील महाराष्ट्र में है, मगर उत्पादन सबसे ज़्यादा गन्ना की कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि रेशम के धागों का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है।
तो इसको क्या बोलते हैं, रेशम उत्पादन, है ना। इसको जिस रेशम के धागों का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही हो जाएंगे रेशम उत्पादन। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, अभी बताए थे हम लोग, सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि एक प्रणाली का वर्णन करता है जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। तो इसका सही हो जाएगा वृक्षारोपण कृषि। इस प्रणाली को हम लोग क्या बोलेंगे, वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि एक व्यावसायिक खेती है, एक तरह से क्या है, एक व्यावसायिक खेती है। स्थानांतरण कृषि की बात करें तो स्थानांतरण कृषि पूर्वी भारत में झूम खेती जिसको बोलते हैं। स्थानांतरण कृषि, इसको पूर्वी भारत में झूम, है ना, झूम खेती के नाम से जानते हैं स्थानांतरण कृषि को। ठीक है, अगला देखिए, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001। 2001 को कॉफी अना यूएनओ को संयुक्त राष्ट्र एक में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। यूएनओ को शांति का क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के किस परिषद के अंग प्रमुख हैं। परिषद के अंग के क्या है, प्रमुख है। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर सचिवालय। इसका क्या हो जाएगा, सचिवालय। यूएनए के कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं। यूएनए की बात करें तो यूएनओ की बात करें तो इसके 6 अंग होते हैं। महासभा, पहला हो जाएगा महासभा, सुरक्षा परिषद, है ना, सुरक्षा परिषद। उसके बाद बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी आर्थिक परिषद और सामाजिक परिषद। फिर प्रन्यास परिषद, इसके बाद हो जाएगा प्रन्यास परिषद। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 5वां हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और फिर 6ठा हो जाएगा सचिवालय। ठीक है, इसके कितने अंग होते हैं, यूएनए के 6 अंग होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर कितने हुए थे, 24 अक्टूबर 1945। राष्ट्रसंघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेवार थे। राष्ट्रसंघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेवार थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुड्रो विल्सन के विचार 1920 ईस्वी में राष्ट्रसंघ की स्थापना किया गया था, है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्रीय भाषण से ही राष्ट्र संघ की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र के संघ के सदस्य बने। चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के क्या बने, सदस्य बने। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 21। कितने हो जाएंगे, 21।
रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? रॉलेट कानून है जो किस उद्देश्य से लाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्रांतिकारी गतिविधियों पर क्या करने के लिए? अंकुश लगाने के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे हंटर समिति। 13 अप्रैल है ना, 13 अप्रैल का 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर में घटित हुई थी जलियांवाला बाग घटना, तो उसके लिए जांच समिति बनाई गई थी हंटर समिति, जिसमें 1000 से लगभग अधिक लोगों की क्या हो गई थी, जान चली गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 में, लखनऊ में। 1936 के लखनऊ में हुई थी। इसके अध्यक्ष बात करें तो स्वामी कौन हो जाएंगे? स्वामी शाहजानंद के द्वारा, है ना। इसके अध्यक्ष किए थे स्वामी शाहजानंद ने। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। उत्पादन प्रणाली में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे चलिए, लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होंगे 10 जनवरी 1863। 10 जनवरी 1863 को हुई थी। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1825 ईस्वी में। अगर विश्व की प्रथम रेलगाड़ी की बात करें तो 1825 ईस्वी में चलाई गई थी, है ना। तो 18 से 30 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच नियमित रूप से रेलगाड़ी का क्या हुआ था? प्रचालन हुआ था 1830 ईस्वी में। अगर भारत की बात करें तो सबसे पहले 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की बीच चली थी, बॉम्बे से थाने के बीच। शासन की बात करें किनके शासन में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। मगर सबसे ज़्यादा विस्तार रेलवे का हुआ था तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, पटना का पुराना नाम क्या था? तो ये लगभग सभी को पता हो जाएंगे। पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना नाम का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, कुसुमपुर है और अजीमाबाद है। ये तीनों हो जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएंगे पाटलिपुत्र, है ना, अजीमाबाद, कुसुमपुर। पाटलिपुत्र बोले जाए तो पाटलिपुत्र को राजधानी उदयन ने बनाया था, है ना। पाटलिपुत्र से पूर्व नाम था कुसुमपुर या पुष्पपुर। पाटलिपुत्र से पहले का नाम था पुष्पपुर। पटना को शेरशाह ने बिहार का राजधानी बनाया और पटना का नाम अजीमाबाद औरंगजेब के पौत्र यानी पौता औरंगजेब के पौत्र मोहम्मद अजीम के नाम पर रखा गया था, अजीमाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 1929 में। क्या हो जाएंगे? 1929 में। न्यूयॉर्क के शेयर बाजार 1929 में धराशायी हो गए। इसके साथ विश्व में आर्थिक मंदी की क्या हो गई? शुरुआत हुई थी।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अमेरिका, है ना। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुई थी 1918 में, तो क्या हुआ था, विश्व के बाद छत बिछत राष्ट्रों के पुनर्जीवित का बीड़ा अमेरिका ने उठाया था। अब वर्साई की संधि द्वारा जो जर्मनी पर आरोपित क्षतिपूर्ति था उसे भी किस्तों में देने के लिए ऋण प्रदान करना प्रारंभ किया था। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय है जो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे काठमांडू। क्या हो जाएंगे? काठमांडू। सार्क की स्थापना की बात करते तो कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को, है ना। 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? ढाका। सार्क मतलब SAARK, है ना, सॉरी SAARC सार्क। सार्क देशों की सदस्य की बात करें तो इसकी संख्या कितनी है? 8 है। कितनी सदस्य है? 8 सदस्य है। कौन 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 से सदस्य इसमें शामिल हैं? तो पहला हो जाएंगे भारत, है ना, इंडिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर भूटान, है ना, क्या आ जाएंगे? भूटान, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके बाद मालदीव, लास्ट में कौन आ जाएंगे? अफगानिस्तान। एक बार और देख लीजिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया? भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे पुर्तगालियों के द्वारा। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की भारत में सर्वप्रथम गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा 1556 ईस्वी में लगाया गया था। सबसे पहले 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में लगाया गया था। भारत में प्रथम प्रेस भी सबसे पहले 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा ही लगाया गया था। प्रथम प्रेस भी किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा ही लगाया गया था। भारत में और बाकी सारे चीज़ जो पुर्तगाली के द्वारा लाए गए थे, जैसे तंबाकू हो गया, तंबाकू, मक्का, आलू हो गए, लाल मिर्च हो गए, है ना, यहाँ लिख देते हैं लाल मिर्च, उसके बाद टमाटर, ये सारे हैं जो किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? भारत की स्थलीय सीमा है जो कितने देशों को छूती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 देशों को, है ना। भारत में स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो हो जाएंगे 7 देशों को। कौन कौन सा देश है जो ये बता देते हैं हम। पहला हो जाएंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश हो जाएंगे। इसकी लंबाई की बात करें तो बांग्लादेश की लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर, है ना। लगभग कितना हो जाएंगे? 4096 किलोमीटर हो जाएंगे। पहला बांग्लादेश के साथ। दूसरा हो जाएंगे चीन के साथ। चीन के साथ कितनी लंबाई छूती है? लगभग 3488 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान के साथ आ जाएंगे। फिर पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा हो जाएंगे लगभग 3300
किलोमीटर, है ना, 3323 किलोमीटर। फिर उसके बाद आ गया नेपाल। नेपाल की बात करें तो 1750 किलोमीटर, 1750 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा को छू रही है। फिर म्यांमार, म्यांमार की बात करें तो म्यांमार आ जाएंगे लगभग 1643 किलोमीटर। ठीक है, 1643 किलोमीटर छूती है, इतना लंबाई इसके साथ है। उसके बाद आते हैं भूटान। भूटान के साथ कितने हैं? 699। ठीक है, उसके बाद लास्ट में सबसे आते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, जो सबसे कम है ना। पीओके पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए 106 किलोमीटर की लंबाई। भारत में जलीय समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ देश कौन कौन से देश है देख लीजिए। पहला आ जाएंगे पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया आ जाएंगे। उसके बाद थाईलैंड आ जाएंगे, थाईलैंड। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश आ जाएंगे। और लास्ट में कौन से आ जाएंगे? म्यांमार, है ना। लास्ट में कौन सा आ जाते हैं? म्यांमार, जो समुद्री सीमा है ना से जुड़ा हुआ है ना। भारत में जो समुद्री सीमा से, जो जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। इसमें 3 देश ऐसे हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 3 देश ऐसे जो हैं, ये क्या है कि दोनों सीमा से, स्थल सीमा और जल सीमा दोनों के साथ छूती है। यहाँ तक क्लियर हो गए सभी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। निम्नांकित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है, तभी हम लोग बताए थे सार्क का सदस्य। सार्क के पूरे कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। तो इसमें से सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? भारत तो था, नेपाल भी है, मालदीव है, चीन नहीं होंगे। इसका क्या है? चीन है जो नहीं है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, गिलमित गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? यहाँ लिखा है गिलमित गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे सिंधु। यहाँ गिलगित ही लिखा हुआ है ना, गिलगित है जो किस नदी पे स्थित है? तो इसका हो जाएंगे सिंधु नदी पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी है जो भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत से होकर दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सामर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? राजस्थान में। सामर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे नमकीन झील, भारत का सबसे नमकीन झील की बात करें तो कौन हो जाएंगे? सांभर झील। अब भारत का सबसे मीठा पानी का झील बोलें तो बुल्लर झील। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बुल्लर झील, है ना। अब बुल्लर झील कहाँ पे स्थित है? तो कश्मीर में। बुल्लर झील कहाँ पे स्थित है? कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील की बात करें तो सबसे लंबी झील कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे वेम्बनाड, है ना, वेम्बनाड झील हो जाएंगे। सबसे लंबी झील हो जाएंगे वेम्बनाड झील, जो कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है।
वेम्बनाड झील है जो केरल में स्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म घाटी से होकर बहने वाली नदी है? निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्म घाटी से होकर बहने वाली नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। इसका सही उत्तर हो जाएंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो हो जाएंगे अमरकंटक। अमरकंटक है ना। अमरकंटक से होकर ये निकल कर खंभात की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। खंभात की खाड़ी में होकर क्या हो जाती है? ये गिर जाती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का, एमपी का क्या बोलते हैं? इसको जीवन रेखा भी कहते हैं। इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाती? 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है। नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एक यहाँ पे ताप्ती, जो दो नदी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है ना। भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ताप्ती नदी है जो बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। ताप्ती है जो बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। सबसे लंबी नदी की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की तो हो जाएंगे गोदावरी। कितना? 1465 किलोमीटर की। क्लियर हो गए हैं यहाँ तक सभी क्वेश्चन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है? क्या सही उत्तर हो जाएंगे गहतत। इसका क्या हो जाएंगे? गहतत। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जो क्या होते हैं कि भूमध्य रेखा या तो दक्षिणी गोलार्ध हो या तो उत्तरी गोलार्ध से लगभग 5 अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं, है ना। 5 अक्षांश के ये भीतर ही पाए जाएंगे। तो इसमें पूछा है नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे? गहतत हो जाएंगे, है ना। इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? गहतत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र की बात करें तो इसका हो जाएंगे हरियाणा। सही उत्तर क्या हो जाएंगे इसका? हरियाणा। लगभग 3.262 या कितना हो जाएंगे 660 के आसपास हो जाएंगे, है ना। जब 2019 के अनुसार वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार ये बताया गया। सबसे ज़्यादा प्रतिशत की बात करें तो हो जाएंगे मिजोरम की। वनों की प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन कितना कहाँ हो जाएंगे? मिजोरम। लगभग 85% के आसपास हो जाते हैं, है ना। जंगली बकरी आइबेक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? जंगली बकरी आइबेक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे पर्वतीय वन। क्या हो जाएंगे? पर्वतीय वन। हिमालय आइबेक्स एक जंगली बकरी है जो भारत में हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली साइबेरियन बेक्स की उप प्रजाति है। ठीक है, ये क्या है? एक उप प्रजाति है। किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? यहाँ जनसंख्या घनत्व पूछा है, तो किस देश का जनसंख्या घनत्व? तो हो जाएंगे बांग्लादेश, है ना। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग होते हैं उसके हिसाब से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। तो कितना है? 1280 है। बांग्लादेश के जनसंख्या घनत्व कितना है? 1280 है। अगर भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 है, यानी 1 किलोमीटर में लंबाई चौड़ाई में 382 लोग रह रहे हैं। ठीक है।
अगला अगला क्वेश्चन देखें। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? दिए गए भारत के, अभी की बात करें 2020 की बात करें, आंकड़ा है एक जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है तो मोरक्को, मोनाको। क्या हो जाएंगे? मोनाको एक देश है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है, जो 26 लगभग लगभग कितना है, 26,150। ठीक है। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। लगभग कितने व्यक्ति वहाँ रहते हैं? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, है ना। 17 व्यक्ति होते हैं जो प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, पीदूर ताल गाला, है ना। पीदूर ताल गाला श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी। समुद्र तल से लगभग कितनी ऊंचाई इसकी है? 2524 मीटर। 2524 मीटर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश को नहीं छूता? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे त्रिपुरा, इसका सही उत्तर हो जाएंगे मणिपुर। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर, है ना। बांग्लादेश के साथ छूने वाला राज्य हो जाएंगे असम छूते हैं, मिजोरम छुएंगे, उसके बाद त्रिपुरा भी छूता है ना। उसके बाद मेघालय, उसके बाद मेघालय भी छुएंगे। ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल भी, एक और छूते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी इसको छू रहा है बांग्लादेश के साथ। अगला देखिए, कुछ और क्वेश्चन हम इसमें बता देते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में सिर्फ लद्दाख किसको छू रहा है? जो लद्दाख छू रहा है, POK वाला क्षेत्र। भूटान की बात करें तो भूटान किसको किसको साथ सीमा बना रहा है? पहला असम हो जाएंगे, है ना। असम, अरुणाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद आ जाते हैं सिक्किम। भूटान किसके साथ? सिक्किम के साथ भी सीमा बनाते हैं, सिक्किम। ठीक है। नेपाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश, नेपाल में कहाँ हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, बिहार। ठीक है। बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम। ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान के साथ, तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर। चीन के साथ आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना। उसके बाद सिक्किम आ जाएंगे, फिर लद्दाख आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? लद्दाख। चलिए अगला देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 8,848 मीटर।
कहीं के 8,850 भी होते हैं, है ना, 8,850। मापनी में हर व्यक्त करता है, मापनी में जो हर है जो व्यक्त करता है, तो ये हो जाएंगे धरातल की दूरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा धरातल की दूरी। निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर, मील और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा तुलनात्मक मापनी। ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएंगे तुलनात्मक मापनी। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे हमेशा एक होता है। क्या हो जाएंगे एक होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका हो जाएगा जैविक और अजैविक के रूप में, जैविक और अजैविक के रूप में। जिस जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं वनों, फसल, पंछी, पशु, मछली आदि है जो जैविक है। अजैविक संसाधन के अंदर आता है जल, खनिज पदार्थ आदि हो जाएंगे अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधनों के अंतर्गत वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल आते हैं। ठीक है। डैश वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा के उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। तो वो कौन से संसाधन हो जाएंगे, है ना? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। तो हो जाएंगे विकसित संसाधन। इसका क्या हो जाएंगे सही उत्तर विकसित संसाधन। राजस्थान राज्य सौर और ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। तो राजस्थान राज्य है जो सौर ऊर्जा और किसके साथ, विंड ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से क्या है संपन्न है ना। बस जल संसाधनों की क्या है कमी है। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसको डैश के रूप में जाना जाता है। कम से कम एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए छोड़ी जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान प्रति। क्या बोलते हैं उसको, वर्तमान प्रति के रूप में जाना जाता है। प्रति भूमि का अभिप्राय है कि जिस भूमि को कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है लेकिन कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, जिस पे जुताई भी नहीं किया जाता है ना, जिस पे कोई जुताई भी नहीं किया जा रहा है। अगला देखिए, दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% डैश के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% के रूप में मौजूद है। तो 2.5% के रूप में किस के लिए है, महासागर और मीठे पानी, है ना। पहला में हो जाएंगे 96.5% महासागर के रूप में और 2.5 के रूप में मीठे पानी के रूप में, है ना। ये वाला यहाँ भराएंगे और ये वाला यहाँ। भारत में ताज़े पानी का प्रमुख स्रोत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, भूजल। भारत में ताज़े पानी का स्रोत क्या है, भूजल। यहाँ पे लगभग 4%, वैश्विक ताज़े पानी लगभग 4% मौजूद है ना। 4% ही अवेलेबल है, जो 17.5% आबादी को क्या कर रहा है, ये उपलब्ध करवा रहा है।
पानी की कमी क्या है? पानी की कमी क्या है? इसका सही उत्तर देखिए, पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताज़े पानी की संसाधनों की कमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हमारे भारत में मीठे पानी की लगभग कितना परसेंट है? 2.5% ही पानी है। 2.5 से लेकर 3% तक ही क्या मीठे पानी है। पूरी पृथ्वी की बात करें तो 71% पे पानी भरा हुआ है। खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि हो जाएंगे इसका ए और बी, ऑप्शन नंबर, है ना, बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, थर्ड और सेकंड और थर्ड वे तेज़ी से घट रहे हैं, है ना, तो इसको संरक्षित करना चाहिए। सही है। देश का औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है ना। भारत में राज्य की बात कर रहा है तो लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा कौन से राज्य करता है? तो हो जाएंगे कर्नाटक। कर्नाटक है जो लौह अयस्क का सबसे प्रमुख उत्पादक है। ठीक है। बट 2021-22 के अनुसार 2021-22 के लौह इस्पात उत्पादन राज्यों में योगदान सबसे अधिक किसका आ रहा है? उड़ीसा का आ रहा है ना। किसका आ रहा है? उड़ीसा। 21 और 22 के अनुसार। ये पहले के आंकड़ा के अनुसार दिया हुआ है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 4 वर्गों में। वन संरक्षण के दृष्टि से 4 वर्गों में क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया। पहला हो जाएगा अति सघन, अति सघन के रूप में। उसके बाद दूसरा हो जाएगा मध्य सघन, मध्य सघन के रूप में किया गया है। फिर खुला वन, तीसरा क्या हो जाएंगे? खुला वन के रूप में। चौथा बात करें तो झाड़ियाँ वन में, है ना, झाड़ियाँ वन, यहाँ लिख देते हैं झाड़ियाँ वन के रूप में। तो ये पूरे 4 वर्गों में संरक्षण की वर्गीकृत किया गया। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है, तो मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार क्या हो जाएंगे? सुंदरवन में, है ना। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? सुंदरवन में पाए जाते हैं, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। भारत के पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 1974, सॉरी 1973, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1973, जिसमें प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती, सीमेंट, चीनी, जूट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। अगला क्वेश्चन देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ केंद्र है? हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ केंद्र है? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता, हावड़ा। कोलकाता और हावड़ा। हुगली नदी ने हुगली औद्योगिक क्षेत्र के विकास केंद्र के रूप में एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। कलकत्ता नगर जो हुगली नदी के मध्य में बंदरगाह को क्या करता है? जोड़ता है। अगला देखिए,
भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे घाटशिला। तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना कहाँ से खुला था घाटशिला। 1924 ईस्वी में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के नाम से। वर्तमान में अभी कहाँ पे स्थित है वो? घाटशिला झारखंड में, है ना, झारखंड में स्थित है, जो 1924 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला देखिए, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि गन्ना का जन्मभूमि भारत को इसी को मानते हैं, है ना। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश गेहूं और आलू उत्पादन में भी क्या है? अग्रणी राज्य है। असम बात करें तो चाय उत्पादन में सबसे आगे है। असम है जो चाय उत्पादन करने में सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा चीनी मिल की बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे ज़्यादा चीनी मिल कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। पंजाब में बोले तो गेहूं उत्पादन में प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा है। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? इनमें कौन है जो परिवहन का मार्ग नहीं है? सड़क है, वायु है, जल है, शिखर है ना। ये तो इजी क्वेश्चन था, है ना, आसान सा क्वेश्चन। चलिए आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है ना। ये भी एक तरह से आप लोगों के लिए आसान सा क्वेश्चन है। कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है ना, जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया। तो वन है, ये है, वन है, नदियाँ हैं, मिट्टी है ना। इसका क्या हो जाएंगे सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी नगर, जो मानव के द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार में पूछा है तो 1106। अगर भारत में पूछे तो 300 क्या हो जाएंगे? 382, है ना। भारत में कितने हो जाएंगे? 382। सबसे कम अगर पूछे तो 17 कहाँ का था? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जो था अरुणाचल प्रदेश का, सबसे ज़्यादा था। अगला देखिए, पंजाब में भूमि के नियमीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही क्या है? अधिक सिंचाई। नियमीकरण का क्या है कि वहाँ पे अधिक सिंचाई है। पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण होता है अधिक सिंचाई करना। सिंचाई संसाधन राज्य में अधिक विकसित है। यहाँ सिंचाई में क्या क्या है? नहरें हैं, है ना, नहरों का विकास है। उसके बाद वहाँ पे पाइपों लगा हुआ है, पाइपलाइन का विकास है ना। स्प्रिंकल सिंचाई होती है वहाँ पे। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो नलकूप। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन तो हो जाएंगे नलकूप और नहर। नलकूप और नहर सबसे ज़्यादा है। तमिलनाडु में बात करें संसाधन तो तालाब है। क्या हो जाएंगे? तमिलनाडु में सिंचाई का मुख्य साधन क्या हो जाएंगे? तालाब हो जाएंगे। सबसे अधिक तालाब की बात करें तो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक तालाब किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का केंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का केंद्रण है जो बढ़ा है? तो इसका हो जाएंगे आर्सेनिक का। अति जल दोहन के कारण आर्सेनिक की मात्रा क्या हो गया? यहाँ बढ़ गया। आर्सेनिक, आयरन, फ्लोराइड आदि का अधिक मात्रा पानी में स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही क्या होती है? ये हानिकारक हो रही है, हानिकारक। ठीक है।
भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? तो अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? लगभग 24% भाग, है ना। 24% भाग है जो क्या है, वनाच्छादित है। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? चिली, तो अभी हम लोग पढ़े थे चिली के बारे में, है ना। अट अटकामा मरुस्थल, तो चिली किस किस भाग में है? इसका हो जाएंगे क्या, दक्षिण अमेरिका में। चिली है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो सैंटियागो, सैंटियागो, है ना। ये चिली की राजधानी कहाँ है? सैंटियागो। यहाँ अटकामा मरुस्थल है। सबसे ज़्यादा तांबा चांदी का उत्पादन भी करता है, भंडारण भी है चिली। अगला देखिए, दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया? अगर दलितों से अलग कर महादलित को किस प्रदेश में अलग किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे बिहार में। क्या हो जाएंगे? बिहार में 2007। राज्यपाल कौन थे? महादलित आयोग की गठन किया गया था 2007 में। राज्य महादलित आयोग में अनुसूचित जातियों के बीच अत्यंत कमजोर जातियों को शामिल करने की सिफारिश किया गया इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएंगे महात्मा गांधी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे चीन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? चीन। भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? तो हो जाएंगे जनता, क्योंकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है। संविधान को अंगीकृत करने की भी भारत का जनता है। जैसे हम भारत के लोग, है ना, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम भारत के लोग से प्रस्तावना में। मतदाता की आयु है कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 16 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन 1989 में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कब कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दी गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस से, है ना। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस से। अगर ब्रिटेन की बात करें तो क्या क्या लिया गया है ब्रिटेन से? ब्रिटेन से क्या है कि इसमें संसद की समितियां, विशेषाधिकार, कानून का शासन, इकरारी नागरिकता, ये सारे हैं जो ब्रिटेन से लिया गया है ना। ये सारे हैं जो कहाँ से लिए गए थे? ब्रिटेन से लिया गया। और बोले तो फ्रांस से क्या है? गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द ये फ्रांस से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया। पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? अपना देश भारत। अपना देश भारत। अनुच्छेदों की बात करें तो लगभग इसमें 468 अनुच्छेद हो गए हैं आजकल, है ना। इस 468 अनुच्छेद लगभग हो गए हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं इसमें। 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग है ना। सॉरी, 25 भाग है। अभी कितने हैं? लगभग 25 भाग है, 12 अनुसूचियाँ है।
भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 450 से अधिक है लगभग, है ना। इसका इसका सही उत्तर हो जाएंगे, अनुच्छेदों की संख्या की बात करें तो 450 से लगभग अधिक हो गए हैं। मूल रूप से बात करें तो 395 अनुच्छेद ही हैं, मूल रूप से 395 अनुच्छेद है, बाकी अभी बढ़कर 450 से अधिक हो गए हैं। भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे जनसंख्या के आधार पे। भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनसंख्या के आधार पे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो का क्वालिटी या कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्ष में होता है? मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्ष में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे 5 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएंगे 5 वर्ष में। भारतीय संविधान भाग 4 में, भाग 4 अनुच्छेद की बात करें 324 से 29, 324 से 329 में के बाद निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। अगला देखिए, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन, जो 1951 से 1952 में बने थे। अगला देखिए क्वेश्चन, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हो जाएंगे बिहार। इसका क्या हो जाएंगे सही उत्तर? बिहार। 2006 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या की बात करें तो इसका सही उत्तर कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, 34, है ना। इसका क्या हो जाएंगे? जिसमें मुख्य न्यायाधीश को संख्या की बात करें तो 33 हो जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश की संख्या कुल कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे, एवं उसके अलावा अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे प्रधानमंत्री। क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो हो जाएंगे 2002, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2002 में, है ना। 2002 में इसको रखा गया। अनुच्छेद 21 के, अगर अनुच्छेद 21 के ए की बात करें तो संविधान में जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। और 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य भी शिक्षा के अधिकार को समावेशन किया गया, जिसमें अनुच्छेद 45 में भी परिवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों का भरण पोषण और शिक्षा देने का दायित्व राज्य सरकार को दिया गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा यानी निःशुल्क कर दिया गया। ये क्या है? बच्चों का ये क्या है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया, है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया।
जिसे 2010 में इसको लागू किया गया था। 2009 में लाया था, 2010 से ये लागू हो गई थी, 1 अप्रैल 2010 से। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे युगोस्लाविया। युगोस्लाविया जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा परस्पर गलत व्यवहार करना, आपसी संघर्ष को सामाजिक विभाजन कहते हैं इसको लगभग कब 1990-92 के आसपास इनको ये सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार 1928 में प्राप्त की गई। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता? इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। ठीक है, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हो जाएंगे पंचायती राज से। भारतीय संविधान का 73वां अधिनियम है जो किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे पंचायती राज से। 1993 से पंचायती राज को लागू कर दिया गया था। इस है ना 24 अप्रैल 1993 से लागू कर दिया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे उत्तराखंड। चिपको आंदोलन का शुरुआत उत्तराखंड से चमोली जिले से 1973 में शुरू हुई थी। चमोली जिले के 1973 में शुरू हुई थी। अगर सबसे पहले शुरुआत बोले तो चिपको आंदोलन कर्नाटक क्षेत्र में अप्पिक्को आंदोलन के नाम से शुरू हुआ था। अप्पिक्को आंदोलन 1983 से, है ना, कर्नाटक क्षेत्र में अप्पिक्को आंदोलन की शुरुआत 1983 में हुई थी। अगला देखिए, जिनके प्रमुख नेता की बात करें तो इसमें सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, उसके बाद गौरा देवी, ये सारे इसमें क्या थे, प्रमुख थे। इसमें राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव, है ना, या तो खेजड़ी ब्रिज, खेजड़ली गांव से अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1770 ईस्वी में सबसे पहले आरंभ की गई थी चिपको आंदोलन की शुरुआत। इनमें से लगभग 363 बिश्नोई जो थे, है ना, बिश्नोई परिवार के जो भी थे वो उनको प्राण की क्या करना पड़ा, बलिदान देना पड़ा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? निर्वाचन में भाग लेना, जनमत का निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना, सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना। तो इसका हो जाएंगे सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना। ये एक कार्य राजनीतिक दल का नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया, है ना, सूचना के अधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 अक्टूबर 1905 को। 12 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। अगला देखिए, निर्वाचन में
राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद अभी हम लोग पढ़े थे, निर्वाचन आयोग की गठन अनुच्छेद 324 में किया गया है, जिसमें राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू करना, शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के लिए वातावरण तैयार करना, चुनाव की तिथि की घोषणा करना, उम्मीदवार की वैधता की जांच करना, चुनाव में गड़बड़ी होने पर जांच करना, आवश्यक पड़ने पर पुनः चुनाव कराना और मतगणना करवाना। ये सारे चीज़ है जो निर्वाचन आयोग की एक उसका क्या है कार्य होते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की। निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की। इसमें क्या होता है कि लोकतांत्रिक पद्धति में जनता की सहभागिता पर बल दिया जाता है। इस शासन पद्धति में शासन जनता के हित में किया जाता है। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? जनमत पर आधारित। जनमत पर आधारित होने के कारण लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दिया है, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। इसमें जनता को विश्वास में लेकर शासन और प्रशासन की संचालित किया जाता है। गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिक अवसर किस व्यवस्था में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे लोकतंत्र में। इसका सही उत्तर हो जाएंगे लोकतंत्र में। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। लोकतंत्र के प्रमुख अवधारणा है लोकतंत्र का पुरातन उदारवादी सिद्धांत, उसके बाद लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत, फिर बहुवादी सिद्धांत है ना। ये सारे सिद्धांत माने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।